हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन देखेंगे जो सेकंड चैप्टर है, एलिमेंट, पिक्चर एंड कंपाउंड। आज ये स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, देखो जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर, जो कि स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर पूछे जाते हैं, एलिमेंट की जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाते हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को करके अपन मैटर किसको बोलेंगे। देखो, कोई भी चीज़ है, सपोज ये कोई चीज़ है, इसको अपन मैटर कब बोलेंगे? अगर इस चीज़ को मास और स्पेस है। देखो, इसको मास भी है और स्पेस भी है। जिस चीज़ को मास रहता है और स्पेस रहता है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब ये मैटर बनता किससे है? तो ये मैटर बनता है स्मॉल पार्टिकल से। किससे बनता है ये? स्मॉल पार्टिकल से। जैसे कि सपोज ये कोई एक सब्सटेंस, ये कोई मैटर है। इसको मैटर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, इसको स्पेस भी है और मास भी है, इसलिए इसको मैं मैटर बोल रहा हूँ। तो ये किससे बनाऊंगा? स्मॉल पार्टिकल से बनाऊंगा। उसी पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? एटम्स किंवा आयंस। ठीक है, अब देखो, ये तो अपन ने मैटर के बारे में देखे, लेकिन मैटर ही, ये जो मैटर है इसको अपन अभी तक अपन ने 3 स्टेट पढ़ी है मैटर की जनरली: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन मैटर इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। इसको अपन मैटर को 2 भाग के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। एक मिनट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैटर रहता है, इसको अपन 5 स्टेट में क्लासिफाइड करते हैं। एक फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो चौथी स्टेट है मैटर की, वो कौन सी है? तो वो है प्लाज्मा। ओके, और जो लास्ट स्टेट है मैटर की, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, देखो, मैटर इज क्लासिफाइड, अपन ने मैटर को 2 भाग में क्लासिफाइड किए। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैटर है, इसको अपन 5 स्टेट में क्लासिफाइड करते हैं, मतलब 5 हिस्से में इसको भागते हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, अभी तक के अपन ने 3 स्टेट पढ़ी हुई है। आज लेकिन अपन डीप में देखेंगे करके सॉलिड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो और जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैटर है, इसको अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस और एक है, देखो, इसको अपन यहाँ पे देखो। ठीक है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैटर है, उसको अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसके अंदर आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, और जो सेकंड है वो है मिक्सचर। तो ये जो अपन केमिकल क्लासिफिकेशन है अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सॉलिड किसको बोलेंगे। ओके, ये समझा क्या? ठीक है, अब देखो सॉलिड किसको बोलेंगे अपन। किसको बोलते हैं सॉलिड? देखो, जनरली कोई भी
ठोस चीज़ है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब देखो समझते हैं अपन, जैसे कि एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर रहता क्या है जिसके कारण वो इतना ठोस रहता है। तो देखो सॉलिड के अंदर नहीं कि एटम्स रहते हैं, क्या रहते हैं, एटम्स। ये सब क्या है, एटम है, ठीक है। ठीक है, तो देखो सॉलिड के अंदर क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं। एटम्स जो रहते हैं सॉलिड के अंदर, देखो एक ये एटम है, एक ये एटम है, इनके बीच ये कैसे रहते हैं, एक दूसरे को एकदम चिपके हुए रहते हैं, मतलब वेरी क्लोजली एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं और एकदम चिपके हुए रहते हैं, जिसके कारण जो इनके बीच, देखो एक ये एटम है जैसे कि, और एक ये एटम है, तो ये दो एटम जिसके कारण चिपकते हैं, मतलब जिस फोर्स के कारण चिपकते हैं उसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है किसका, एटम का, वो कैसा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू अपन अगर लिक्विड और गैस में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहता है, एटम का, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम के बीच में जो रहता है वो सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सॉलिड का रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सॉलिड अपन देखते हैं करके बहुत ठोस रहता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। सपोज सपोज ये कोई कंचा है या कोई भी एक छर्रा है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, सपोज कोई ज़मीन के अंदर यहाँ पे इसको मैंने गई गाड़ दिया, ठीक है। अब गाड़ने के बाद में क्या हुआ, देखो मैं 2-3 साल बाद में वहाँ पर ही गया और उसको फिर मैंने डबल से खोदा, उसको निकाला। अब निकालने के बाद में क्या होगा, देखो जिस समय अपन ने इसको कंचे को या छर्रे को जिस समय अपन ने ज़मीन के अंदर गाड़े थे, उस समय भी इसका जो शेप था वो चेंज हुआ था क्या, नहीं। मतलब सॉलिड है डेफिनाइट शेप, समझ रहा है क्या। डेफिनेट शेप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका शेप चेंज नहीं होता जल्दी से। हाँ, इसको जब अपन एकदम सपोज बहुत फोर्स अप्लाई करेंगे जब, तब जाके इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वैसे ही मतलब है लिक्विड का, कैसे इसका लिक्विड को कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता, उसको अपन जैसे कि अपन समझेंगे जब आगे, ठीक है। तो इसका जो शेप चेंज हुआ था क्या, नहीं चेंज हुआ, मतलब सॉलिड है डेफिनेट शेप। इसका कोई जैसे कि जब इससे गाड़ने से पहले जिसका जो मास होगा, वही मास जब मैंने इसको बाद में निकाला खोद के तब भी वैसे के वैसे ही था, मतलब इसका मास भी चेंज होता है क्या, नहीं। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ होगा क्या, नहीं। मतलब देखो इसकी प्रॉपर्टी भी याद करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी। सॉलिड है डेफिनेट शेप, उसको डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, उसका मास भी चेंज नहीं होता, ठीक है। सॉलिड बोल तो क्या है, सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है जिसके कारण एटम क्या होते हैं एक दूसरे को बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसके कारण वो क्या रहता है, ठोस रहता है, ठीक है। अब देखो हाँ एक बात याद रखना, जब ये दो एटम कंबाइन होते हैं, मैंने पहले ही बताया करके, कोई ये एक मैटर भी है, मैटर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, मैटर की स्टेट है सॉलिड। एक मिनट, सॉलिड क्या है, मैटर की स्टेट है, क्यों बोल रहे हैं, मैटर किस चीज़ को बोलते हैं, जिसको मास और स्पेस है, देखो इसको मास भी है और स्पेस भी है, तभी तो मैटर की एक क्या स्टेट है, ठीक है। अब ये देखो जब दो एटम कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मैटर बड़ा हुआ कि मॉलिक्यूल्स बड़ा हुआ, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स बड़ा हुआ, है ना। जब दो एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है, ये याद रखना, करके जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बराबर है ना। देखो क्या बोल रहा है वो, जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
स्ट्रेंथ किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। ठीक है, देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक सॉलिड है, ठीक है, और ये भी एक सॉलिड है। अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स होंगे। अब ये भी एक सॉलिड है, इसके अंदर भी एटम्स होंगे। सपोज एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इस सॉलिड को क्या कर रहा हूँ, सॉलिड को मैं सपोज हीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके नीचे बर्नर लगाया, इसको मैं सॉलिड को हीट कर रहा हूँ और इसको भी हीट करूँगा, तो क्या होगा, देखो, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं इसको हीट करूँगा, तो ये देखो, ये दो एटम है, ये दो एटम के बीच में जो कैसे एक दूसरे को बहुत एकदम क्लोजली पैक है, मतलब इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, इस दो एटम के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो, यहाँ पे भी दो एटम है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये जो एटम है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, वीक है हैज़ कम्पेयर टू दिस सॉलिड। तो क्या होगा जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये जल्दी मेल्ट होगा क्या, नहीं, ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा हैज़ कम्पेयर टू दिस। जब इसको अपन हीट करेंगे तो इसके एटम्स तो पहले ही थोड़े से मतलब कमजोर, मतलब जो एटम्स है वो कैसे पहले से आपस में दूर है। जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये क्या होंगे, और दूर हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, ईजिली मतलब हैज़ कम्पेयर टू दिस जल्दी मेल्ट होगा। लेकिन ये जल्दी मेल्ट होगा क्या, नहीं। इसलिए बोला गया करके जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंज के ऊपर, मतलब कितनी स्ट्रेंज है, समझ रहे हो ना, क्षमता, कितनी क्षमता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट किसका, सॉलिड का। ठीक है, ये अपन ने देखे सॉलिड के बारे में। अब देखो सॉलिड के अपन अब टाइप देखते हैं, एक मिनट। देखो सॉलिड डिवाइडेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फोस सॉलिड। अच्छा, सॉलिड तो सॉलिड है, बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिरी में से डिफरेंस क्या होगा। देखो ये एक सॉलिड है, ओके, ये भी एक सॉलिड है, क्या है, दोनों के दोनों सॉलिड है, ओके। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं। तो देखो इस सॉलिड के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। अब देखो लिखते नहीं है अपन, देखो तो जो एटम्स है, ये एटम्स कैसे दिख रहे हैं तुम्हारे को, देखो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, मतलब एक एक के नीचे एक, देखो एक के नीचे एक दिख रहे हैं ना, कैसे एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है इसकी, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एटम रहेंगे इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। लेकिन इधर इधर के जो एटम्स रहेंगे वो एटम्स कैसे होंगे, सपोज एक एटम यहाँ पे है तो एक एटम यहाँ पे होगा, ठीक है। एक एटम यहाँ पे है तो दूसरा एटम यहाँ पे होगा, कोई एटम यहाँ पे होगा, मतलब इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पे कैसे थे, एटम्स एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में थे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो रेगुलर अरेंजमेंट में क्या है, क्या नहीं, मतलब एक के नीचे एक एटम नहीं है, कोई इधर जा रहा है एटम, कोई इधर जा रहा है। इसके कारण क्या होता है, इसका शार्प मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट में ही, है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट के अंदर है एटम, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जब इसको अपन हीट करते हैं, इस सॉलिड को जो अपन हीट करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प आएगा क्या, नहीं। इसके कारण इसका इट इज़ नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं हीट करूँगा तो इसका कैसा आएगा, इसमें तो सब एटम रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर है, इसके कारण इसका इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इट इज़ शार्प, एक मिनट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे कि डायमंड हो गया, है ना, डायमंड हो गया, आयरन हो गया, और NaCl हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। देखो कैसे इसके अंदर, क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे रहते हैं, उसके अंदर एटम एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, है ना। अब एमॉर्फोस का एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे कि तो ग्लास हो गया, रबर हो गया, इस प्रकार के। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखे अभी सॉलिड के टाइप। ठीक है, लेकिन जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और डिवाइड होता है 4 भाग के अंदर। एक मिनट, crystalline solid further is divided in 4 types. First is ionic solid, second is metallic solid, ठीक है, थर्ड इज covalent solid, एंड फोर्थ इज molecular solid। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आयोनिक सॉलिड किसको बोलेंगे। ओके, एक मिनट, देखो आयोनिक सॉलिड किसको बोलेंगे अपन, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड बनते किससे, तो आयोनिक सॉलिड जो किससे बनते हैं, आयोनिक है मतलब किससे बनेंगे, आयन से बनते हैं। किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं। ठीक है, जो सेकंड है वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड किससे बनते हैं, तो मेटेलिक सॉलिड है किससे बनेंगे, मेटल से बनेंगे। ठीक है, थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को सेकंड नाम है, नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं आयनिक सॉलिड किसको बोलेंगे अपन। सपोज ये कोई सॉलिड है एक, ओके, इसके अंदर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रहेंगे, मैंने पहले ही बोला था कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आयंस रहेंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल देख सकते हैं, NaCl हो गया, है ना, एक कैसा रहता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या आयंस है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो ये सॉलिड रहता है इसके अंदर जो अपने कंस्टिट्यूट पार्टिकल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब वो मेटल्स के रहते हैं। किसके रहते हैं, मेटेलिक इसलिए किसके रहेंगे, मेटल्स के रहेंगे। ओके, जो थर्ड एंड फोर्थ है कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसके अंदर जो मेरे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो वो रहेंगे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, किसके रहेंगे वो, मॉलिक्यूल्स के रहेंगे, दोनों के भी अंदर। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आती है, मॉलिक्यूल्स के रहेंगे और याद रखना, देखो यहाँ पे मेटल हो गया तो यहाँ पे नॉन मेटल रहेंगे वो। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। पहली बात तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मैंने पहले ही बताया था करके मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे और नॉन मेटल रहेंगे। वो मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब जो मॉलिक्यूल हो वो मॉलिक्यूल हो सकता है करके मोनो एटॉमिक हो, है ना, कि वहाँ डाई एटॉमिक हो, कि वह पॉली एटॉमिक हो। ठीक है, मोनो एटॉमिक बोले तो इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे कि देखो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, है ना। डायटोमिक के अपन एग्जांपल हो गए जैसे कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस हो गया, है ना। पॉली एटॉमिक के एग्जांपल बोल सकते हैं अपन, जैसे कि एक
वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, समझे कि आयनिक सॉलिड किसको बोलेंगे? आयनिक सॉलिड के अंदर जो अपने कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहते हैं वो आयंस रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। मेटेलिक सॉलिड के अंदर मेटल रहते हैं। कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो रहते हैं वो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन वो नॉन मेटल के मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, हो सकता है वो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे अपन करके ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि दोनों में तो मॉलिक्यूल्स में मतलब जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहेंगे तो मॉलिक्यूल के रहेंगे ना। तो अपने को कैसा पता लगेगा करके इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? तो इसको पहचाना जाता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर से। ठीक है, जैसे कि देखो अगर स्ट्रक्चर सिंपल है तो देखो, अगर नॉन मॉलिक्यूल मतलब एक सॉरी, अगर जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल मॉलिक्यूल है और नॉन मेटल का है और उसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कौन सा सॉलिड हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल मॉलिक्यूल है, नॉन मेटल के मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर उसका जैंट है, जैंट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर जैंट स्ट्रक्चर है तो वो कौन सा सॉलिड हो गया? कोवैलेंट सॉलिड हो गया। जैंट स्ट्रक्चर मतलब डिफिकल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल अभी मैं लेने वाला हूँ, तो एग्जांपल के थ्रू अपन समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखो K2 पॉजिटिव, SO4 निगेटिव। ठीक है, तो ये कौन सा सॉलिड होगा मेरे को बताओ। सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है? आयंस फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये कौन सा सॉलिड हो गया? एक सेकेंड, अब दिख रहा है? देखो आयंस फॉर्म हो रहे थे, मतलब कौन सा सॉलिड हो गया? ये आयोनिक सॉलिड है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन हो गया। ओके, अब देखो बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या है? C6H6, यही है ना, C6H6। अब देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन क्या है? कार्बन ये नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है, इसके बाद में इसका फिर अपने को क्या देखने का है? ठीक है, नॉन मेटल तो मतलब ये आयोनिक सॉलिड तो होगा नहीं, मेटेलिक सॉलिड भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई है ना। तो इन दोनों में से अपने को देखना है स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा स्ट्रक्चर इसका? सिंपल, सिंपल स्ट्रक्चर है। मतलब ये कौन सा सॉलिड हो गया? ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझ रहा है क्या एग्जांपल के थ्रू? ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एक सेकेंड, देखो टीन, सिंबल क्या है टीन का? टीन का सिंबल है SN, याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब बताओ मेरे को टीन कौन सा सॉलिड हो गया? टीन क्या है? एक मेटल है, मतलब कौन सा सॉलिड है? मैंने आपको बताया था, मेटल है मतलब मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो ये कौन सा सॉलिड हो गया? डायरेक्टली मेटेलिक सॉलिड। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यूरिया हो गया, फॉर्मूला क्या है इसका? NH2CO NH2। ओके, नाइट्रोजन क्या है?
देखो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। उसके बाद नॉन मेटल है मतलब कोवैलेंट क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब आपने क्या देखना है करके इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर इसका सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है ना, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर। अगर सिंपल स्ट्रक्चर है, नॉन मेटल है, मतलब ये कौन सा सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। पांचवा एग्जांपल देखते हैं, ग्राफाइट। देखो ग्राफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम डिफिकल्ट है, मतलब एक के नीचे एक ऐसा जॉइंट स्ट्रक्चर है इसका। अगर जॉइंट स्ट्रक्चर है और नॉन मेटल है, मतलब ये कौन सा सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। समझा क्या किसको बोलेंगे, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे अपना सॉलिड का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे कि लिक्विड किसको बोलेंगे। ओके, देखो लिक्विड में क्या होता है, सिंपल लिक्विड बोलते कोई भी तरल चीज़, जैसे कि देखो ये एक मेरा कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने वाटर भरा, सपोज क्या है इसमें, वाटर। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो एटम्स होते हैं मतलब वो थोड़े दूर दूर होते हैं। मतलब क्या है इसका, इसमें जो एटम्स दूर दूर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इन लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, वो कैसा रहता है, वीक रहता है। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो एटम्स है कैसे दूर दूर है, जिसके कारण इसके कारण क्या हो रहा है, मतलब लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है दो एटम के बीच में, वो कैसा रहता है, वीक रहता है हैज़ कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। ये हो गया जनरली सॉलिड। मतलब अब देखो, अब इस वाटर को मैंने इस कंटेनर में डाला, तो देखो इसका जो शेप है वो कैसा हुआ, कंटेनर जैसा हो गया। लेकिन जब मैं इस वाटर को सपोज इस ग्लास में डालूंगा, ठीक है, इस वाटर मैंने वाटर को इस ग्लास में डाला, तो इसका शेप, मतलब लिक्विड को कोई शेप रहता है क्या, डेफिनेट शेप नहीं, क्योंकि देखो अगर ग्लास में डालूंगा तो ग्लास के जैसा शेप हो जाएगा उसका, है ना। इसलिए बोलते हैं लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। समझा क्या, लिक्विड सिंपल था लिक्विड तो। और वैसे ही अपन गैस में अगर देखना चाहो तो गैस के अंदर क्या होता है, देखो गैस के अंदर क्या होता है, सपोज एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। तो गैस के अंदर क्या होता है, जो एटम्स रहते हैं मतलब वो कैसे रहते हैं, एकदम फ्रीली मूव होते रहते हैं, रैंडमली, उनको कोई नहीं, मतलब किसी प्रकार का भी एक प्रकार से मतलब अट्रैक्शन नहीं रहता, कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, वो कैसा रहता है, निग्लिजिबल रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होते हैं, जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कैसे होते हैं, रैंडमली फ्री होते, मतलब फ्रीली मूव होते रहते हैं कंटेनर, मतलब सिलेंडर के अंदर। और वो क्या होते हैं, कंटेनर मतलब जो अपनी जो सिलेंडर है उसको वॉल को टकराते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, ये कैसा रहता है, वेरी वीक रहता है, वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, हैज़ कंपेयर टू लिक्विड और गैस। गैस के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम के बीच में रहती है वो कैसे रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। लिक्विड के अंदर उससे कम रहता है, और सॉलिड के, सॉरी, गैस के अंदर
मतलब एक प्रकार से ना के बराबर ही रहता है वो। ठीक है, ये था अभी गैस के बारे में देखिए अपन ने, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अब देखते हैं जो फोर्थ स्टेट है मैटर की, वो है प्लाज्मा। ठीक है, देखो प्लाज्मा के ऊपर ऐसे इतने क्वेश्चन, मतलब अभी तक के अपन ने इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है मैं वैसे, जितने जो जो जिसके ऊपर मतलब आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे अपन। देखो प्लाज्मा ये चौथी स्टेट है मैटर की, ये पेपर में पूछा हुआ भी है एमसीक्यू में। ठीक है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा बोले तो क्या है, ये एक प्रकार का ना तो ये गैस है ना ही ये लिक्विड है, ये एक प्रकार का फ्लूइड है। क्या ये एक प्रकार का फ्लूइड है। ठीक है, देखो 99.9% जो प्लाज्मा है वो अपने को यूनिवर्स के अंदर मतलब मिलता है। ठीक है, 99.9% जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, अपना प्लाज्मा से बना हुआ है। इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जैसे क्या सन देखे होंगे, जो सन के अंदर जो क्या है, बहुत सारी गैसेस है, तो जो वो गैसेस है वो एक्चुअली प्लाज्मा ही है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जो जैसे कि लाइक अ लिक्विड और गैस के जैसा। ठीक है, इट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जो पांचवी स्टेट है मैटर की, वो देखते हैं अब, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, देखो ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, मैंने गैस भरी, इसमें गैस है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर जो एटम्स होंगे इस समय क्या होंगे, एकदम फ्रीली मूव हो रहे होंगे, है ना। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर जो ईच एटम होगा उसके अंदर क्या होगा, उसकी खुद की एनर्जी होंगी, जिसके कारण क्या हो रहे होंगे, वो फ्रीली मूव हो रहे होंगे। अब जब अपन क्या करेंगे, ये एटम को मैं गैस को क्या करूँगा, कूल करूँगा। ठीक है, देखो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका गैस को ठंडा करूँगा। जब मैं इस गैस को ठंडा करूँगा तो जो एटम्स है, ये एटम्स क्या होंगे, इस समय फ्रीली मूव हो रहे थे ये एटम्स, फिर बाद में गैस को जब मैं धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम करूँगा तो ये जो एटम्स है क्या होंगे, एकदम स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनकी एनर्जीज है, एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, जब मैं क्या, कब डिक्रीज़ होंगी, जब मैं इनका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एकदम कम करूँगा मैं। जैसे कि ये गैस था, इस गैस की मैंने क्या करा, टेम्परेचर कम करा, मतलब इसको ठंडा करा। इसके कारण क्या हुआ, ये जो एटम्स है, ये जो एकदम फ्रीली मूव हो रहे थे, इनकी एनर्जी वो क्या हुई, धीरे मतलब एकदम धीरे धीरे घूमने लगेंगे। इनकी एनर्जीज क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि इनका क्वांटम नेचर के कारण। और ये जो एटम्स है इनकी इनकी क्या होंगी, साइज़ इंक्रीज़ होंगी। साइज़ क्या होंगी इनकी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगी। और ये कैसे, ये जो एटम्स है कैसे बिहेव करने लगेंगे, एक जब मैं इसको एकदम बहुत ही कम टेम्परेचर कम कर दूंगा, एकदम कम, तब क्या होगा, ये जो एटम्स है ये एक प्रकार का वेव जैसा बिहेव करने लगेंगे, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल ऑफ द बोसॉन्स आर एबल टू बी वेरी सेम एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये जो सिंगल, ये क्या हुआ, दे ऑल फॉर्म अ सिंगल कलेक्टिव क्वांटम वेव। ये कैसा करेंगे, एक सिंगल कलेक्टिव क्वांटम वेव जैसा करेंगे। इसको ही कहते हैं अपन बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। समझा क्या, सिंपल तरीके से देखो, एक गैस सिलेंडर था, उसमें गैस भरी हुई थी, उसका मैंने टेम्परेचर कम करा, तो क्या हुआ, वो एटम धीरे धीरे घूमने लगे। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर और कम कर, मतलब उसकी एनर्जी कम होती गई, और वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कम करा तो एनर्जी कम होती गई। एनर्जी कम होने के कारण क्या हुआ, वो उनके जो एटम था, उस एटम की क्या हो गई, साइज़ बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कैसे, मतलब आखिरी में क्या हुआ, वो एक प्रकार का वेव जैसे बिहेव करने लग गए। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको ही कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ओके।
अपन ने देखे ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे चेंज इन स्टेट एंड लैटेंट हीट, उसके बाद में प्योर सब्सटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।